हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आज से पिछले एक हफ्ते में आप बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एडिटोरियल्स देख चुके होंगे विच वुड बी टॉकिंग अबाउट द पीस पैक्ट विद उल्फा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सो मच हैज़ बीन गोइंग ऑन दैट इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इशू। सो इस इशू को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस particular body is, इसकी डिमांड्स क्या रही हैं। There are some specific questions that I will try to answer with respect to this video, and ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज ऑलरेडी है तो ये एक रिविजन के तौर पे आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। सो कीप वॉचिंग इट टिल द एंड। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी विल ट्राई टू आंसर। सबसे पहला सवाल, हाउ डिड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम कम इनटू बीइंग? ये क्यों एग्जिस्ट करती है और ये कैसे बनी, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर रहते हुए ये बॉडी की फॉर्मेशन हुई? पहला सवाल। दूसरा, जब ये बॉडी फॉर्म हुई तो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई और उसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा रहा? सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें, जो रिसेंट पीस डील हुई है, इसमें क्या क्या प्रोमिसेस हुए हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस के अंडर कुछ एग्रीमेंट्स हमारे जो हैं वो साइन हुए हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक इसके अंदर से प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्या ये पीस डील वाकई में ही हमेशा के लिए उल्फा के साथ प्रॉब्लम्स खत्म कर देगी? यस और नो? वी विल ट्राई टू आंसर दैट। इसके अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ये है कि अभी भी परेश बरुआ नाम के इंसान की एक और उल्फा के अंदर से ही निकला हुआ फैक्शन है जिसको उल्फा इंडिपेंडेंट बोल दिया जाता है, और वो हमारे साथ इस पीस डील के अंदर नहीं है। सो वो क्यों नहीं है और उसके रिपरकशंस हमारे साथ क्या हो सकते हैं? वी विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। सो अ लॉट ऑफ वैल्यू कैन बी गिवन टू यू, बट इट विल बी ओनली वैल्यूएबल इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर आई टॉक अबाउट द रीसेंट इशू, जो रीसेंट मुद्दा है, उसके ऊपर जाने से पहले वी विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ असम। और स्टेट ऑफ असम असम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट को समझ लेते हैं। एंड आई होप यू ऑलरेडी नो कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। पहला फैक्टर, पूरे के पूरे एरिया के चारों तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री है। सो डोमेस्टिक लिंक बहुत छोटा सा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। इन दिस एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट देयर आर सो मेनी डिफरेंट ट्राइब्स हु आर लिविंग, जिनके डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं, और वो सब एक ही छोटे से एरिया के अंदर जो है वो रहते हैं। सो बहुत बार ये भी देखा गया है कि डिफरेंट ट्राइब्स अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार दूसरे ट्राइब्स के अगेंस्ट भी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की मैनेजमेंट हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंज। बहुत लंबे समय तक हमें यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर लास्ट माइल गवर्नेंस को पहुँचाना मुश्किल रहा है, जिसके कारण आउटसाइडर के एलिमेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। ऑल ऑफ दैट सेड एंड डन, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली असम के बारे में। और असम को समझने के लिए, असम के इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम को समझने के लिए देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ एक ये साल हैं जिनमें कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई, कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके कारण हमने उल्फा जैसी ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ या बर्थ होता देखा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ असम, ऑफ द इंसर्जेंसी हिस्ट्री ऑफ असम इज 1970s। 1970s के इस दौर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती हुई देखी, विच वॉज लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। अब जैसे ही बांग्लादेश की लिबरेशन हुई, दैट वॉज समथिंग दैट इवन इंडियन गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व इन, इंडियन आर्मी वॉज इन्वॉल्व इन। बट इसी के बिल्कुल पहले से जो वेस्ट पाकिस्तान से फोर्सेस हैं उनको यहां पर भेज दिया गया था, और लिबरेशन की शुरुआत जब बांग्लादेश खुद नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने हमसे हेल्प मांगी। बट एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज वर हैपनिंग इन दैट काइंड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विच यूज्ड टू एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। उस तरह की एट्रोसिटीज से बचने के लिए लोग भागना शुरू हो रहे थे। पीपल वर ट्राइंग टू फ्ली दैट पर्टिकुलर एरिया, और उन्होंने भागते हुए इंडियन टेरिटरीज में एंटर करना शुरू कर दिया। और इफ यू लुक एट द मैप ऑफ असम, इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस। सो दिस इज द मॉडर्न डे टेरिटरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस टेरिटरी में अगर आप मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं, दिस इज मेघालय, दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ असम के दो तरफ से बॉर्डर्स लगते हैं। नंबर 1 इज दिस धुबरी साइड एंड नंबर 2 इज दिस करीमगंज साइड। तो यहां पर धुबरी साइड है और ये करीमगंज साइड है। 1970s की हम बात कर रहे हैं, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम के ऊपर जैसे ही हमारी आर्मी ने एंटर किया, उससे पहले पाकिस्तानी आर्मी एंटर कर चुकी थी, एंड
यहाँ पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे लोग पाकिस्तानी साइड से, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू सप्रेस द nationalist movement which was ongoing in the this particular area, ईस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया है जो मॉडर्न डे बांग्लादेश बन चुका है। अब उन अट्रॉसिटीज से भागने के लिए पीपल स्टार्टेड मूविंग इनटू दीज डायरेक्शंस एंड दे एंटर्ड इनटू द ओपन टेरिटरीज ऑफ आसाम। सो 1970s के अंदर चाहते ना चाहते लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के होने से माना जाता है कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल, ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर ऑनगोइंग देयर, एट्रोसिटीज़ का लेवल काफ़ी ज़्यादा था। एंड यू कैन लुक एट योर हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, आपको हिस्ट्री में बहुत कुछ इसके बारे में ऑलरेडी मालूम होगा। ये सब लोग यहाँ पर एंटर कर गए। मेघालय वॉज नॉट समथिंग दैट दे वांटेड टू एंटर, बिकॉज ये एक बहुत ही, आप ये मान लीजिए, हिली एरिया था। तो हिली एरिया में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज दीज पीपल वर बैकवर्ड, मोस्ट ऑफ देम वर इलिटरेट। उनके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और एग्रीकल्चर करने के लिए असम ज़्यादा रेलिवेंट जगह थी, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया था। सो दीज पीपल एंटर्ड इनटू असम, और असम के अंदर जाकर ये लोग सेटल होने शुरू हो गए। सो 1970s के इस दौर में 5-6 साल तक लगातार ये जो माइग्रेशन थी, जिसको इल्लीगल माइग्रेशन का नाम दिया जाता है, ये इल्लीगली लोग हमारे टेरिटरीज के अंदर एंटर करना शुरू कर गए, जिसके कारण असम के अंदर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। बिकॉज इसके कारण जो आउटसाइडर्स या फिर नॉन नेटिव्स का जो इन्फ्लक्स था, that slowly and steadily started changing the things on ground. For example, आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई आउटसाइडर एंटर कर गए, फॉर एग्जांपल आप 4 लोग घर में रह रहे हैं और 40 लोग आपके घर में आउटसाइडर एंटर कर गए। नाउ टू ब्रांड देम एज आउटसाइडर्स, आई एम नॉट इन डायरेक्ट थिंग टू दैट कि ऐसा आउटसाइडर्स के दायरे से नहीं हम सोच रहे, बट हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम वहां पर इकट्ठी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल, पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे स्टार्टेड गेनिंग पॉलिटिकल कंट्रोल। वो अपने कल्चर को ज़्यादा इंपोज करने लगे, जिसके कारण असम के लोगों को लगा कि दी असामीज विल वेरी सून बी रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी। हमारे कल्चर की प्रोटेक्शन नहीं होगी, हमें पॉलिटिकली हम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों के लिए जो रिसोर्सेज थे, नाउ इवन आउटसाइडर्स विल बी आस्किंग फॉर दोज रिसोर्सेज, तो हमारे बच्चों के लिए रिसोर्सेज कम रहेंगे। ऑल दोज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। इसी दौरान 1978 के असेंबली इलेक्शंस होते हैं असम के अंदर, और इन असेंबली इलेक्शंस में 126 सीट्स आर कंटेस्टेड। इन 126 सीट्स में माना जाता है कि जो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस्ड सीट्स थी, उनमें लगभग 26 सीट्स आर बैक्ड बाय दी आउटसाइडर्स, एंड दिस बिकेम अ बिग प्रॉब्लम फॉर द लोकल पीपल ऑफ असम कि अभी सिर्फ 7-8 साल के अंदर ही आउटसाइडर्स एंटर कर गए और 7-8 साल के अंदर ही पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हो गए, एंड दिस इज व्हाट became a big issue in Assam। एंड जितने भी लोकल्स थे, जितने भी नेटिव्स थे, वो सब अगेंस्ट हो गए नॉन नेटिव्स के और आउटसाइडर्स के। तो यहाँ पर एक मूवमेंट की जैसी कुछ शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक नोशन शुरू हो जाता है कि इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स। अब इस चीज को गवर्नमेंट को हाईलाइट करने के लिए लोग गवर्नमेंट से भी नाराज हुए कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, इलीगली लोग माइग्रेट हो गए, इलीगली पीपल आर गेटिंग टू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, दे आर लीगली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। और ये एक इलीगल एक्टिविटी है जिसको बहुत आसानी से लोग पूरा कर पा रहे हैं और पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। इस चीज को देखते हुए जैसे ही ये इन्फ्लक्स आया, 2-3 मूवमेंट्स यहां पर शुरू होती हैं, एक नहीं बट 2-3 मूवमेंट्स। जैसे ही ये 1978 के इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, लोकल पीपल बॉयकॉट दी रिजल्ट्स और माना जाता है कि हम इस इलेक्शंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी चीज में से, इन्हीं इलेक्शंस का एक ऑफशूट निकल के आता है, एक ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन करके बॉडी, जो एक 6 ईयर एजुटेशन शुरू कर देगी 1979 से लेकर 1985 तक, राइट। सो जैसे ही 1978 के इलेक्शंस हुए, 1979 में आंसू नाम की एक बॉडी ने एजिटेशन शुरू कर दी। ऐसी एजिटेशन जो कि थोड़ी सी पीसफुल थी, राइट, बट एट द सेम टाइम एक ऐसी बॉडी थी जिसने बोला कि पीस इज नॉट एन ऑप्शन। पीसफुली अगर हम ये चीज मांगेंगे तो हमें नहीं कुछ करा जाएगा, गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी, लेट अस बी अ वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन। और वहां से बर्थ होता है उल्फा का। सो उल्फा एक ऐसी बॉडी थी जो 1979 में फॉर्म होती है और 1979 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वायलेंट एक्टिविटीज, एक्सट्रीम एक्टिविटीज को शुरुआत कर देती है। और जहां से लेकर
ये प्रॉब्लम फिर बड़ी होती जाएगी, प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। सो यहां पर क्लियरली वही चीज लिखी हुई है कि उल्फा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द एंटी फॉरेनर्स असम एजिटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि 6 ईयर एजिटेशन होती है 1979 से 85 तक। इस 6 ईयर एजिटेशन का बाय प्रोडक्ट है उल्फा। बट ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने हल्का सा पीसफुली इस चीज को लेकर चले, बट उल्फा बिकेम अ वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट यही था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारी टेरिटरीज में बांग्लादेश से एंटर कर चुके हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाई जाए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल हु वर अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी, यहां पर कुछ नाम आप देख पा रहे होंगे, ये रेडिकल लोग थे जो थोड़े से ज्यादा ही वायलेंट रहे। फॉर एग्जांपल अरविंद राजखोवा, अनूप चेटिया एंड परेश बरुआ। दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट मेंबर्स हु formed the body named United Liberation Front of Assam। 7th of April को ये बॉडी फॉर्म हुई और इन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया कि हम एक आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च कर रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश अ सॉवरन असम, जिसके अंदर सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे हाथ में हो। Now, obviously, this was not going to be acceptable to the Indian government, Indian Union। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसकी आज़ादी नहीं देता कि एक सॉवरन एरिया इंडिया के अंदर ही हो, राइट? दैट वाज नॉट समथिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट कुड हैव डन। बट ये मूवमेंट वहां से शुरू हो जाती है, इस मूवमेंट का बर्थ वहां से शुरू हो जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव या इसकी डिमांड बहुत क्लियर रही है कि हमें एक सॉवरन आसाम चाहिए। नाउ व्हेन दिस थिंग स्टार्टेड, ऑब्वियसली द गवर्नमेंट वॉज नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएट करना शुरू किया। बट जैसे ही ये बॉडी फॉर्म हुई, वी सॉ कि इस बॉडी के बहुत जबरदस्त लिंक्स बने। अ लॉट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, they started supporting them. A lot of even state actors outside India, they started supporting this particular body. For example, इनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिली म्यांमार से, चाइना से और पाकिस्तान से, और इन्होंने लगभग 10 साल तक अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को चलाया और लोगों को रिक्रूट करके बाकी एरियाज के अंदर भेजना शुरू कर दिया, जहां पे इन लोगों ने ट्रेनिंग्स लेनी शुरू कर दी। आर्म्ड इंसर्जेंसी को किस तरह चलाया जाता है, किस तरह गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर ट्रेनिंग ली जाती है, कैसे जंगलों के अंदर रहा जाता है, कैसे जंगलों के अंदर फाइट किया जाता है, किस तरह से एम लिया जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज पीपल स्टार्टेड लर्निंग। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट हैप्पी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसर्जेंट एक्टिविटीज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करना था। सो 1990s का ये जो दौर आया, इसमें गवर्नमेंट ने वाकई में ही उल्फा के अगेंस्ट चलने की बात करी। सो 1990 इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन बजरंग। ऑपरेशन बजरंग को लॉन्च किया गया। उल्फा और उल्फा की सारी एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया। इस बॉडी को टेररिस्ट बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया और इस एरिया में आसाम के हमने आर्मी को भेज दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लगाकर। तो यहां पर हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल जो था वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। जैसे ही हमने यहां पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया तो ऑब्वियसली इसका हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो उल्फा की साइड से भी दिखना ही था। सो इस दौरान जब ये 1990s का फेज चला, लगभग 1221 उल्फा मेंबर्स वर पुट बिहाइंड बार्स, दे वर कॉट, दे वर अरेस्टेड। इसी के साथ हमने देखा कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, दे वर रेगुलरली इन टच विद दीज पीपल एंड दे वर रेगुलरली सपोर्टिंग। और नाम यहां पर आता है एक बॉडी का जिसका नाम है हरकत उल जिहाद इस्लामी। तो इनके हार्डलाइनर्स को सेटअप करके दिए हरकत उल जिहाद इस्लामी ने कैंप्स इन बांग्लादेश एंड भूटान। सो पाकिस्तान की आईएसआई ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, इनको इंडिया से निकाल के भूटान में और बांग्लादेश में सेटअप करके दिए बेसिस। और उस दौरान फिर इंडियन गवर्नमेंट देन हैड टू टॉक टू दी भूटानीज पीपल, और भूटान से और बांग्लादेश से हमने यहाँ पर बात करी। 2003 में भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया और ऑपरेशन ऑल क्लियर के तहत भूटान की सारी टेरिटरीज को खाली करवाया, उल्फा की सारी एक्टिविटीज को बैन करवाया। एक और अच्छी चीज, एट द सेम टाइम शेख हसीना विच वॉज प्रो इंडिया, शेख हसीना की गवर्नमेंट यहाँ पर बांग्लादेश में आ जाती है और हमने इनसे भी बात करी, इनसे भी हमने हेल्प मांगी और 2009 के आसपास बांग्लादेश से भी सारी एक्टिविटीज जो उल्फा की थी उसको पुश आउट कर दिया गया एंड दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर स्पेस। तो अब आसाम के आसपास 2 ही कंट्रीज लगेंगी, एक तो ऊपर वाली साइड भूटान और नीचे वाली साइड बांग्लादेश। दोनों से ही हमने इनकी टेरर एक्टिविटीज को बंद करवा दिया। देन दे फाउंड अनदर वे, यहां से निकल के देन दीज पीपल ग्रेजुअली मूव टू मॉडर्न डे म्यांमार। और मॉडर्न डे म्यांमार में चाइना की हेल्प के साथ ये आज की डेट में भी अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं।
राइट। बट गोइंग टू दैट वी विल कम टू दिस पॉइंट, उसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। 2005 के आसपास उल्फा ने पहली बार हमें एक, ये आप बोल दीजिए, आश्वासन जताया कि हम करना चाहते हैं बातचीत, हम किसी तरह से पीस की तरफ चलना चाहते हैं, बट ये बार बार वापस होते रहे अपनी बातों से। सो रिन्यूड वायलेंस केप्ट हैपनिंग, सो दे वर नॉट डायरेक्टली और दे वर नॉट स्पेसिफिकली कमिंग ऑन पीसफुल टर्म्स विद अस। ये बैक ट्रैक करने लगे और इसी के साथ साथ 2009 के आसपास आकर इंडियन गवर्नमेंट की फोर्सेस ने बहुत प्रेशर एक्सर्ट किया उल्फा के मेंबर्स के ऊपर, और उल्फा के मेंबर के जो हेड थे, या उल्फा पूरी बॉडी के जो उस टाइम पे हेड थे, ही वाज अरविंद राजखोवा। अरविंद राजखोवा ने कैटेगोरिकली इंडियन गवर्नमेंट से बात करने की एक उम्मीद जताई कि यस वी वांट टू टॉक टू द इंडियन गवर्नमेंट, हम चाहते हैं, हम क्या देखेंगे, हम चाहते हैं कि हम किस तरह से एक पीसफुल एग्रीमेंट कर सकते हैं। गुड थिंग हैपेंड इन 2011 जब सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया उल्फा का, जिसके हेड थे राजखोवा, अरविंद राजखोवा। तो अरविंद राजखोवा की जो उल्फा है, लेट मी राइट इट हेयर सो दैट यू रिमेंबर इट, यहां पर मैं AR अरविंद राजखोवा लिख रहा हूं। सो उल्फा जिसके हेड अरविंद राजखोवा थे, ही बिकेम कीन इन टॉकिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, और 2011 में हमारे साथ इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन करने की बात करी, जिसमें इन्होंने सीज फायर करने की बात करी। बट सम पीपल फ्रॉम द सेम बॉडी वर नॉट हैप्पी विद दिस। सम पीपल सेड कि क्या जरूरत है आपको पीसफुल मेजर्स को लेके आने की, बिकॉज हमारी जो डिमांड है, इट इज अ डिमांड ऑफ सॉवरन असम, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं करके देगी, हम कभी भी पीस की तरफ नहीं चलेंगे। तो इस फैक्शन में से ही डिवीजन हमें देखने को मिली 2011 में। इसी फैक्शन से निकल के आए परेश बरुआ। तो परेश बरुआ ने बोला कि जो लोग अरविंद राजखोवा के इस आइडिया के साथ संतुष्ट हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जाकर पीसफुल बातें करें, दे कैन गो विद हिम, बट आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दोज पीसफुल मेजर्स, बिकॉज मेरी डिमांड शुरू से यही रही है कि एक सॉवरन असम हो, और मैं हमेशा से यही चाहूंगा कि सॉवरन असम मैं बनाकर छोड़ूं। सो इन दैट केस जो बरुआ थे, उन्होंने इसी फैक्शन में से निकल के अपना एक अलग फैक्शन बना लिया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया उल्फा इंडिपेंडेंट। और आज की डेट में भी उल्फा इंडिपेंडेंट इज अ बॉडी विच इज वेरी मच इन द पिक्चर, विच इज वेरी मच ऑपरेशनल एंड वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ परेश बरुआ। तो ये बात तब शुरू हुई, बट आज तक भी वेरी रेलिवेंट। 2013 में एंटी टॉक्स ग्रुप वॉज रीनेम्ड उल्फा इंडिपेंडेंट, जिसको हेड करना शुरू कर दिया परेश बरुआ ने। और परेश बरुआ ने आज तक भी हमारे साथ किसी तरह की सीज फायर की डिस्कशन नहीं करी, आज तक भी किसी पीस मेजर की बात नहीं करी। बट जो उल्फा अरविंद राजखोवा का फैक्शन था, इन्होंने हमारे साथ 2013 में या 2013 के आसपास आकर हमसे बातें करनी शुरू कर दी कि पीस में बताइए हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज वी वांट अ पीसफुल एरिया, हम असम के अंदर पीस मेंटेन करना चाहते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम कि उल्फा का जो ये स्टांस चेंज हुआ, इसके पीछे लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर हेयर, यहां पर दो फैक्शंस की हमने बात करी थी, एक तो थी आसू और दूसरी तरफ थी उल्फा। अब लोग, पीपल ऑफ असम, दे वर कंपेयरिंग द वर्किंग ऑफ बोथ। आसू, एज आई टोल्ड यू, वॉज अ पीसफुल बॉडी, तो ये पीस की तरफ ज्यादा चल रहे थे, एंड पीस की तरफ चलते चलते दे नोटिस्ड 1983 में देयर वाज अ प्रॉब्लम, जिसको हम बोल देते हैं नेली मैसेकेर। नेली मैसेकेर हुआ जब ये एजिटेशन कर रहे थे, एंड वो पीसफुल एजिटेशन वायलेंट एजिटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो आसू ने किसी भी तरह के वायलेंस को बिल्कुल नकार दिया, एंड पीपल अंडरस्टूड देयर स्टैंड। बट उल्फा ने कभी भी पीस की बात ही नहीं करी। तो कभी यह भी बोला जाता है कि लोकल लोग, दे डिड नॉट वांट टू सपोर्ट उल्फा, और उल्फा को इस बात का आइडिया हो चुका था कि लोकल लोगों की सपोर्ट अब हमारे साथ लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो इस चक्कर में जो अरविंद राजखोवा का फैक्शन है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातें करनी शुरू कर दी। सीज फायर जो थी वो हो रही थी, बट इट वाज टेम्पररी, बहुत लंबी और बहुत ही एक प्रॉपर एग्रीमेंट हमारे साथ साइन नहीं हुआ था। गुड थिंग दैट हैज हैपेंड नाउ इज कि अब इस फैक्शन के साथ हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसकी बातें चल रही हैं और बहुत जल्दी ये फाइनलाइज भी हो जाएगा। Now, the thing that we have to understand here is that while we are sitting in 2024 now, 2022-23 और अब 24 में
बहुत रेगुलरली हमारी मीटिंग्स अरविंद राजखोवा के साथ चल रही हैं और इनके साथ हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को साइन किया है। नाउ विद दिस वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या डिस्कशंस हो रही हैं और क्या क्या एग्रीमेंट्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज, उल्फा ने साफ साफ अब एग्री कर लिया है कि वी विल नॉट बी वायलेंट, वी विल रिनाउंस वायलेंस। हम अपने आप को डिसआर्म कर देंगे, डिसबैंड कर देंगे, जो भी हमारी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको खत्म कर देंगे, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ऑक्यूपाइड कैंप्स हैं उनको हम खाली कर देंगे और हम आपके साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आपका हिस्सा बन के रहेंगे, विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और इसी के साथ हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री है दैट इज सुप्रीम। तो इंटेग्रिटी के ऊपर अब कोई सवाल नहीं है, हमें कोई सॉवरन लैंड नहीं चाहिए, हम आपके कंट्री का पार्ट बन के रहने को तैयार हैं। बट देयर आर सम डिमांड्स दैट आर देयर, उन डिमांड्स को आप पूरा कर दीजिए। हमारी शुरू से प्रॉब्लम रही है इलीगल माइग्रेंट्स की, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए आप हमें सॉल्यूशन दे दीजिए। सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन एग्रीड। इसी को देखते हुए नाउ इट हैज कम टू दी रेस्क्यू और इट हैज कम टू दी एंटायर डायरेक्शन ऑफ एमएचए इसके ऊपर अब एक बहुत डिटेल्ड इलेबोरेटेड प्लान और एक प्रोग्राम बनाएगी और जिसमें सारे के सारे इनकी डिमांड्स को फुलफिल करने का काम किया जाएगा। एक और चीज इसी के अंदर, इट हैज ऑल्सो बीन एग्रीड कि एक स्पेशल पैकेज ऑफ ₹1.5 लाख करोड़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ असम विल बी स्पेंट इन असम बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये भी प्रॉमिस किया गया है। इसी के साथ ये भी प्रॉमिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि हम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ असम को जरूर मेंटेन करेंगे। तो जो भी आपके बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं बाकी नेबरिंग स्टेट से, उनको भी इस तरह से खत्म करेंगे कि असम की टेरिटरी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। स्पेसिफिकली जिस तरह से आप जानते होंगे कि नागालैंड के अंदर भी एक ऐसा ही मुद्दा चल रहा है जहां पर डिमांड है एक सेपरेट कंट्री की बाय द नेम नागालैंड, और नागालैंड की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी के अंदर असम की टेरिटरी को भी मांगा जाता है। तो असम ने क्लियरली बोला है या फिर उल्फा ने क्लियरली बोला है कि भाई ऐसा कोई भी आप एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे किसी के साथ भी जहां पर असम की टेरिटरी के ऊपर बात आ जाए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी एग्री किया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कमिटेड कि हम एक एरर फ्री नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस एनआरसी बनाएंगे। एनआरसी बनाने के बाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे, जिनको हम देख पाएंगे कि वो इलीगल हैं, हम उनको किसी ना किसी तरह के रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर किसी ना किसी तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा या आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि रीसेंट जो अपडेट आई है, रीसेंट अपडेट के मुताबिक एनआरसी के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट आई है उसमें लगभग 19 लाख पीपल हैव बीन लिस्टेड। और बट इन 19 लाख लोगों के अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज दिख रहे हैं। सो लिस्ट इज़ नॉट एरर प्रूफ, इसमें भी बहुत सारे एरर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि इसके ऊपर और ढंग से काम किया जाएगा। और करंट गवर्नमेंट के मैंडेट में एनआरसी के साथ लिंक होती हुई सीएए भी है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये मिलके दे फॉर्म अ परफेक्ट रेसिपी फॉर इश्यूज। इन इश्यूज को किस तरह से करंट गवर्नमेंट हैंडल करेगी, टैकल करेगी, इट इज़ येट टू बी सीन। बट देन अभी तक जो भी हमें चीजें दिख रही हैं, दे आर एटलीस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीस, विच इज अ गुड थिंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। अब आखिरी बात, जो उल्फा का फैक्शन हमारे साथ बात कर रहा है दैट इज हेडेड बाय अरविंद राजखोवा। बट अरविंद राजखोवा इसके फैक्शन के अलावा देयर इज अनदर पर्सन जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी, हिज नेम इज परेश बरुआ। ये क्यों नहीं चाहते इस पूरी पीस प्रोसेस का पार्ट बनना? दिस इज ऑल्सो समथिंग रेलिवेंट फॉर अस। इसका रीजन यही है कि आज चाहे अरविंद राजखोवा फैक्शन के साथ हम पीस मेजर्स कर भी लें, बट अगर ये फैक्शन बहुत बड़ा बन गया कल को, इस फैक्शन को और ज्यादा सपोर्ट बाकी स्टेट एक्टर से मिलनी शुरू हो गई, बाकी नॉन स्टेट एक्टर से मिलनी शुरू हो गई, तो चाहे हम जितना मर्जी पीस की बात यहां पर कर लें, दिस विल स्टिल रिमेन टू बी अ प्रॉब्लम इन असम। ये फिर से अपनी एक्टिविटीज को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पीपल कैन स्टिल बी इन अ पोजिशन ऑफ फियर इन असम। तो ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये नहीं आ रहे हमारे साथ अभी भी। सीएम ने बोला है कि जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक काम करना शुरू किया है इनकी टेरिटरीज में, लगभग 90% एक्सट्रीमिज्म तो खत्म हो चुकी है। बट इस 90% एक्सट्रीमिज्म के अलावा अभी भी एक फैक्शन है, जो बरुआ का फैक्शन है, ये अभी भी हमारे साथ बात नहीं कर रहे। और लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन्ड फाइटर्स हैं विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मॉडर्न डे सागांग डिवीजन ऑफ म्यांमार। और ये आज की डेट में भी वही डिमांड रख रहे हैं कि जब तक हमें सॉवरन असम
का मुद्दा हमें सॉल्व नहीं होगा, जब तक हमें एक सॉवरन असम नहीं दिया जाएगा, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो तब तक किसी भी तरह के पीस मेजर की बात करना is going to be just a waste of time। और आज की डेट में भी दे आर करंटली एक्टिव इन म्यांमार रीजन से इनके फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, विच कैन बी अ थ्रेट फॉर असम इन द नियर फ्यूचर एज वेल। तो अगर अब सरकार इतना कुछ कर ही रही है, तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर ही रही है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के जो परेश बरुआ फैक्शन है ऑफ उल्फा, उसके लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। द नेगोशिएशंस आर ऑन गोइंग, वी आर ट्राइंग टू टॉक टू देम, बट इट इज़ ओनली अबाउट टाइम, ओनली टाइम कैन टेल अस कब हमारे साथ उनकी जो एक नेगोशिएशन है वो ख़त्म होगी, शुरू होगी और एक पीस डील में तब्दील होगी। ऑल ऑफ दिस वॉज विद रिस्पेक्ट टू द उल्फा और उल्फा के अरविंद राज खोवा फैक्शन, Paresh Barua faction. I hope all of this you are now able to understand. Now with this you would also be able to understand some part of the issue of Assam insurgency. But अभी भी ये complete understanding नहीं है असम की। असम के अंदर जैसा मैंने बताया बोडोलैंड का एक अलग मुद्दा है, उसको अलग से समझना पड़ेगा। एक कार्बी एंगलोंग का मुद्दा अलग से है, उसको अलग से समझना पड़ेगा। इसके अलावा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उसका एक अलग इशू चला है जिसके बारे में और ज़्यादा आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। ओनली देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट यू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ असम इंसर्जेंसी। तो वहाँ पर जब असम अकॉर्ड की बात आएगी, वो चीज़ें दे आर गोइंग टू बी सेपरेटली डेल्ट इन सेपरेट वीडियोज़। बट आई होप जो करंट पिछले एक हफ्ते में उल्फा के बारे में बातें चल रही हैं, जो सारे के सारी चीज़ें, जो आर्टिकल्स, जो भी एडिटोरियल्स उल्फा के इस पीस डील के बारे में बात कर रही हैं, विद दिस वीडियो यू वुड हैव बीन एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है, you can feel free to write in the comment section. I personally will reply to all those. If you want to follow me, you can follow me on Instagram, and I am there on Twitter also if you want to follow. Otherwise, please subscribe our YouTube channel. We are going to be very active and we are going to share such videos in the near future as well. Thank you. Take care. God bless you.